सबसे पहले आपका होगा कि बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी है। पार वैल्यू कितनी थी? 1000। इंटरेस्ट रेट कितना था? कूपन रेट एंड इंटरेस्ट रेट बोथ आर सेम, दैट इज 9% पर एनम। देन आफ्टर सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस ना, दैट इज आई कैन ऑल्सो से एनपी, नेट प्रोसीड कितना है? नेट प्रोसीड 900। Any other information? Question is saying कि bond is redeemable at par. That means कि if bond face value is 1000, so redeemable value will also be 1000 only. RV is equal to 1000. We are required to calculate approx YTM. The formula for the approx YTM is interest plus RV minus NP divided by N RV plus NP divided by 2. Clear है? So we need to put the inputs. Interest is 9% and always we are required to calculate interest at par value which is 1000. So interest would be 90 rupees I can say. तो हमने यहाँ पे 90 लिया प्लस रिडीमेबल वैल्यू। क्वेश्चन इज सेइंग कि रिडीमेबल एट पार 1000 का था तो रिडीमेबल 1000 पे प्लस नेट प्रोसीड, दैट मीन्स कि मार्केट में अभी कितने का मिल रहा है? मार्केट में मिल रहा है अभी 900 का, तो आपके पॉकेट से कितना जाएगा? 900 का। तो नेट प्रोसीड कितना हुआ? 900 डिवाइड बाई एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स टिल मैच्योरिटी, तो नंबर ऑफ ईयर्स टिल मैच्योरिटी 6 ईयर्स डिवाइड बाई, ये माइनस होगा ना, आरवी प्लस एनपी था 900 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया हमारा अप्रॉक्स वाईटीएम? सॉरी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू में बताओ ना। एग्जैक्ट वैल्यू यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड इन एग्जैक्ट वैल्यू, सो इट वुड बी अराउंड 11.2। आप एक बार कैलकुलेटर से कर लो, 11.2%। ठीक है, एग्जैक्ट वाईटीएम इज 11.2%। सॉरी, अप्रॉक्स वाईटीएम इज 11.2%। क्लियर है ना? आप एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके कंफर्म कर लो दैट YTM is around 11.2%. Now we are required to calculate exact YTM. ठीक, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट YTM। हमने अप्रॉक्स निकाला, अप्रॉक्स आ रहा है 11.2। ठीक, अब एग्जैक्ट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है कि ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करेंगे कि एक बार 11 पे निकाला, एक बार 12 पे निकाला, 13 पे निकाला, जहां पे मैच कर जाएगा हम बता देंगे कि बिटवीन 11 to 12% होगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। इंटरपोलेशन मेथड निकालने का ये है। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना? YTM वाला फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स कि उसके पहले हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक लोअर एक हायर। एक हमने अप्रॉक्स YTM निकाला है 11.2, तो हम लोअर वैल्यू मान लेते हैं 11%, हायर वैल्यू मान लेते हैं 12%। उसके आगे वाला उससे हायर हो गया। ठीक है, एक बार हम प्राइस निकाल लेते हैं फ्रॉम 11%, एक बार प्राइस निकाल लेंगे फ्रॉम 12%। तो प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, अब हम ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बार ले लेते हैं 11% पे। दैट मीन्स कि P1 निकालने के लिए या P0 P1 जो भी आप बोल लो, कैलकुलेट करने के लिए करेंगे इंटरेस्ट ऐसे ही करते थे ना, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यही करते हैं ना। एक बार मैं कह रहा हूं 11% पे लेंगे, दैट मीन्स कि लोअर निकाल रहे हैं, लोअर रेट से। तो 11% पे लिया तो इंटरेस्ट तो सेम था ना। इंटरेस्ट कितना था? 90
तो 90 हो गया इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी 11% से, और कितने ईयर्स का? 6 ईयर्स का। आप टेबल में देख के मुझे बता दो। 4.231 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 1000 है ना, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहाँ पे एन्यूटी नहीं लेंगे, देखो भाई रिडम्पशन एक ही बार होता है साल के एंड में, लेकिन इंटरेस्ट हर बार मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो हम एन्यूटी नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज फ्रॉम 11% एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। क्लियर है? कितना आ रहा है? 0.535 ओके, तो प्राइस कितना आ गया फ्रॉम 11%? 629.51। आपने बोला कि 90 मल्टीप्लाई बाई 4231, उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाई 535, so the answer would be around 915.79. You must have done any silly mistake from calculation, na? Try once again. Anyone else? 915.79. 915.79. दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम होता है कि हम निकालें अब हायर रेट पे। हायर रेट कितना है? 12%। सेम फंडा है ना इसका भी, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी 12% 6 ईयर प्लस आरवी मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% 6 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है हमारा? 90 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 4.111 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई, हाँ, व्हाट इज द आंसर? 876.99. You also do calculations. 876.99. Is it the right answer? Yes, sir. Okay. Now what we need to do, we need to calculate exact YTM through interpolation technique. आप मुझे एक बार इंटरपोलेशन टेक्निक की फॉर्मूला बता दो। YTM लोअर प्लस वैल्यू लोअर माइनस NP नेट प्रोसीड अपॉन में वैल्यू लोअर माइनस वैल्यू हायर मल्टीप्लाई बाई YTM हायर माइनस YTM लोअर। ठीक है, YTM लोअर कितना है? 11%, यही है ना आपने जो लिया है, प्लस वैल्यू कितना है लोअर वाले की? 915.79 माइनस नेट प्रोसीड 900. नेट प्रोसीड मीन्स मार्केट प्राइस एट विच बॉन्ड इज अवेलेबल विच इज 900. नेट प्रोसीड तो 900 है ना, डिवाइड बाई वैल्यू लोअर कितनी है? 915.79 माइनस वैल्यू हायर, व्हाट इज द हायर वैल्यू? 876.99 मल्टीप्लाई बाई YTM हायर दैट इज 12% माइनस 11%, दिस विल ऑलवेज बी 1। ये बात तो क्लियर है? अब आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे मुझे कि एग्जैक्ट YTM कितना आएगा?
कितना आया? You can use your calculators ना, try to bring calculator in physical form instead of mobile phone, है ना. एग्जाम में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो क्लासरूम में कैलकुलेटर यूज करोगे तो थोड़ा यूज टू हो जाओगे. जो रेट आएगा ना, आंसर विल बी बिटवीन 11% to 12%, दोनों के बीच में एक आंसर होगा. 11.406. सो एग्जैक्ट YTM इज 11.406%. ठीक है. आपने ना कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कोई पॉइंट्स वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स वाले टर्म्स है ना उसमें. सो क्या सजेस्ट करेंगे आप? हमारा क्या कहता था कि अगर YTM रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर YTM रिक्वायर्ड रेट से कम है तो रिजेक्ट करेंगे. यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट क्वेश्चन में कितना गिवन था? 12%. हमारे बॉन्ड का जो YTM आया है दैट इज 11.406, मीन्स इट इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट, सो वी कैन नॉट सजेस्ट टू बाय द बॉन्ड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ मैं? लिखो. एन इन्वेस्टर wants to buy a bond. An investor wants to buy a bond currently selling at rupees 850. Currently selling at rupees 850. Its face value is rupees 1000. Its face value is rupees 1000. Redeemed at par after 6 years. Redeemed at par after 6 years. Advice whether the investor should buy the bond, whether the investor should buy the bond if his required rate of return is 13%. If his required rate of return is 13%. ट्राई करेंगे आप? ठीक है. कूपन रेट बोला ना मैंने, 7.5% पर एनम. मैंने मिस कर दिया आई गेस. हाँ लिख लो आप. कूपन रेट 7.5% पर एनम. First of all, calculate approximate YTM. Okay.
11%. कितना आ रहा है? कैन यू टेल मी द गिवन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन? First of all, we have given the par value of the bond. I can say face value. कितना है बच्चे face value? 1000. And redemption value, redemption at par? 1000. NP means market price? 850. Interest 7.5% of 1000, that means कि कितना हो जाएगा? 75 rupees. You are required to calculate YTM. Interest plus RV minus NP divided by N upon में RV plus NP. Yes please. You are in BBA. Oh. Divide by 2. 75 plus 1000 minus 850. टाइम ड्यूरेशन क्या है? 6 years. कितना आ रहा है YTM आप सबका? 0.105. 81 ना, तो आई कैन से 11%. ठीक है. If I ask you to compare the YTM and suggest the company whether the company should buy the bond or not. So what is the formula? If YTM is greater than given required rate, then you should buy the bond. If YTM is less than the required rate, you should not buy the bond. हमने यहाँ पे एग्जैक्ट YTM इसलिए नहीं निकाला क्योंकि 10 लेते लोअर रेट, 11 लेते हायर रेट, तो इन बिटवीन कहीं आता. और रिक्वायर्ड रेट कितना गिवन है? 13. दैट मीन्स उसके आसपास तो कहीं आएगा नहीं. तो आई थिंक वी शुड एडवाइज दैट कंपनी शुड नॉट बाय दिस बॉन्ड. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो रिक्वायर्ड रेट गिवन है ना, रिक्वायर्ड रेट कितना गिवन है? 13%. 13% पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो बॉन्ड की, उसके बेसिस पे सजेस्ट कर दो. डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? है ना, वो P0 कैलकुलेट करने वाला बात. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या लेंगे? 13%. एक ऑप्शन तो ये है. दूसरा ऑप्शन है कि 13% लेके इंट्रिंसिक वैल्यू आप सजेस्ट करो कि कितना आ रहा है. ठीक है. What is the answer? ये बात समझ में आई ना? हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हमने पहले भी सीखा है इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना. जो P0 कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, 13% का एन्युटी फैक्टर ले लो. 13% का एन्युटी फैक्टर आएगा आपका 6 ईयर का 3.998. प्लस 1000 है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 13%, 0.480. आंसर कितना आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू का?
779.85. Now the question is whether the company should invest in this bond or not. You suggest whether the company should invest or not. देखो बॉन्ड मार्केट में कितने का मिल रहा है 850 का, उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है 779 780. खरीदना चाहिए आपको नहीं, क्योंकि ओवर प्राइस्ड है, नुकसान है, हम क्यों खरीदें 780 रुपये की चीज़ 850 में नहीं खरीदना चाहिए. दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट सजेस्टेबल टू द कंपनी टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड. क्लियर है? ठीक. डीप डिस्काउंट बॉन्ड समझते हो? डीप डिस्काउंट बॉन्ड, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, दैट मीन्स कि बॉन्ड पे जनरली क्या मिलता है इंटरेस्ट. डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. तो हमें क्या फ़ायदा है, सपोज कि 100 रुपीज़ का बॉन्ड है तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा. मतलब हमें 10 रुपये में मिल जाएगा अभी करंट प्राइस पे हमें 10 रुपये का मिल जाएगा. लेकिन इस पे ना जब तक मैच्योरिटी होगी, सपोज 15 साल की मैच्योरिटी है तो हमें 15 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स जब हम इसको वापस करेंगे तब हमको पार वैल्यू मिलेगा 100. तो क्या था, ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था लेकिन इस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था तो हमें फ़ायदा था. अगर मैं इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को बोलूँ तो क्या करोगे, नॉर्मल यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स तो कट जाएंगे ना. क्या होगा, सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. क्लियर है ना बा? एग्जाम में आएगा तो सिंपल सा आएगा ऐसा क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखो यील्ड टू कॉल. ये अभी तक आपने क्या करा था, यील्ड टू मैच्योरिटी, इसके बाद अब करोगे यील्ड टू कॉल. यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या था कि जब मैच्योरिटी हो रही थी ना बॉन्ड की तब जाके पैसा मिल रहा था. यील्ड टू कॉल में क्या होगा कि टाइम पीरियड है 5 ईयर्स का, बट वो कह रहा है कि हम पहले ही रिडीम कर देंगे, 3 साल में ही हम कॉल कर लेंगे. तो वहाँ पे जो एन से डिवाइड कर रहे थे वो किससे कर देंगे, कॉल वैल्यू से कर देंगे. वहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड था हमारा, ये रिडीमेबल वैल्यू था ना, ये क्या हो जाएगा, कॉलेबल वैल्यू हो जाएगा. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. आप लिखिए इसमें, इन केस ऑफ अ बॉन्ड, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होता है तो यील्ड टू कॉल ऑप्शन में होगा. इन केस ऑफ अ बॉन्ड विद द प्रोविजन ऑफ अ कॉल ऑप्शन, with the provision of a call option, we can compute yield to call ब्रैकेट में लिख लेना YTC. आगे YTC is the yield up to the time when call option can be exercised by the issuer company. It must be noted that in case of a callable bond, the call price and time when call option can be exercised is already specified in bond agreement. The calculation of YTC is similar to YTM except that here we have call price in place of redemption price. And time to call in place of time to maturity.
तुमने पेन क्यों मांगा जब तुम्हें लिखना नहीं था? तो उसमें से देख के लिखोगे। अच्छा। एंड टाइम टू कॉल इन प्लेस ऑफ टाइम टू मैच्योरिटी। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? अच्छा। इसके पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं? घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो? नहीं? या वेटिंग फॉर एग्ज़ाम टाइम कि एक ही बार करेंगे सर? है ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा है, बट ये है कि फॉर्मूले जितने ज़्यादा होते हैं ना कि आप भूलने लगते हो। अगर प्रैक्टिस में रखोगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे। ये बात समझ में आई? देखो, YTM में क्या था, या इंटरेस्ट तो सेम था, सी की जगह क्या था, रिडम्पशन वैल्यू, क्योंकि 5 साल का अगर टाइम है तो 5 साल में रिडीम हो रहा है। यहाँ पे 5 साल का टाइम है बट 3 साल में ही रिडीम कर दे रहा है, तो 3 साल पे जो कॉल की वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। आरपी सेम है, मार्केट प्राइस जो रहेगा। एनसी मतलब टाइम ड्यूरेशन टू कॉल, वहाँ 5 साल में मैच्योर हो रहा था, यहाँ जबरदस्ती बुला के 3 साल में कर दिया, तो ये 3 साल या 2 साल, वॉट एवर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये सेम वहीं पे कॉलेबल वैल्यू प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। Should I give a question? ठीक, लिखो। An investor purchases a ₹1,000 par value bond. An investor purchases a ₹1,000 par value bond carrying coupon rate of 6.5% per annum. हाँ, 6.5% per annum at ₹750. I am repeating the question again. An investor purchases a ₹1,000 par value bond carrying coupon rate of 6.5% per annum at ₹750. The bond will mature. The bond will mature after 5 years from now at par. From now at par. If the bond will mature after 5 years from now at par. If the bond is callable after 3 years, if the bond is callable after 3 years at rupees 1100, if the bond is callable after 3 years at rupees 1100, find approximate yield to call. Look, मैंने ना आपको ये अप्रॉक्सीमेट YTC बताया है। अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जैक्ट YTC बताना है तो इंटरपोलेशन में भी तो सेम ही मेथड रहेगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट YTC। कर लोगे आप? चलो ट्राई करो एक बार।
You are in BBA? Yes, sir. BBA? No, sir. No, this is for BBA class. Huh? Sorry? 14.5 तूने कहा 75.16 नहीं. आई डोंट नो, मे बी आंसर इज रॉन्ग, बट एक दो लोगों से आपस में तो मैच हो जाए तभी तो कंफर्मेशन होगी. सॉरी, नेट प्रोसीड क्वेश्चन में कितना गिवन है? 750. 750 गिवन है ना? हाँ, मैं करवाऊँ? .1596 आ रहा है. शायद मैं ट्राई कर लेता हूँ. आंसर गलत होगा, मुझे श्योर नहीं है. अच्छा, अभी कर लेते हैं. देखो भाई, आप मुझे बेसिक बता दो, बेसिक क्या क्या गिवन है. पार वैल्यू कितनी गिवन है? फेस वैल्यू 1000. इंटरेस्ट 6.525. कितना हो गया ये? 65. ठीक है. और क्या है इन्फॉर्मेशन? आरवी एनपी 750. क्वेश्चन कह रहा है कि हम ना कॉल कितने टाइम में कर लेंगे? टाइम कितना है? 5 साल का. लेकिन हम कितने साल में कॉल कर लेंगे? 3 साल. 3 साल में. और 3 साल में कॉल करेंगे तो कितनी होगी कॉलेबल वैल्यू? सर 1100. 1100. अभी फॉर्मूला क्या हो है वाई टी सी का? इंटरेस्ट 65 प्लस 1100 माइनस 750 डिवाइडेड बाई 3. 1100 प्लस कितना आ रहा है? 0.196 या 19.64. तुमने सही निकाला लेकिन पॉइंट अलग आगे पीछे कर दिया. नाइनटीन पॉइंट 64 है ना? कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी आप लोगों की? सर 1000 लेने थे 1100. ओके. अच्छा अच्छा, लेकिन ये वाईटीसी है ना, वाईटीसी में जितना कॉलेबल होता है उतना ही लेते हैं. ठीक है.
देखो हमने अभी तक सीख लिया इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन। इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपल मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू, उसके बाद YTM, अप्रॉक्सीमेट YTM एंड इंटरपोलेशन टेक्निक से एग्जैक्ट YTM, देन डिसीजन मेकिंग, देन आफ्टर YTC, अप्रॉक्सीमेट YTC एंड एग्जैक्ट YTC। एग्जैक्ट YTC भी वैसे ही होगा जैसे हम YTM कैलकुलेट कर लेते। देन आफ्टर हमारा आता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एंड आई बिलीव होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो हमने पहले भी करा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का? इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय, रिडम्पशन वैल्यू को कैपिटल एप्रिसिएशन लिखते हैं, डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना होल्डिंग पीरियड रिटर्न। YT जैसे ये यील्ड टू कॉल था ना, जैसे आपके पास कॉल ऑप्शन था, तो कॉल ऑप्शन किसके पास होता है? बॉन्ड सेलर के पास। कॉल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू बाय। मैं बॉन्ड सेलर हूँ, मेरी और आपकी एग्रीमेंट हुई कि भाई 5 साल आपने मुझसे क्या लिया है? YTC, यील्ड टू कॉल। दैट मीन्स कि जो बॉन्ड सेलर है ना, उसके पास ऑप्शन है कि वो कभी भी बुला के पैसा आपका वापस कर सकता है। ठीक, 5 साल का एग्रीमेंट था लेकिन मेरे पास कॉल ऑप्शन था, तो मैंने 3 साल में ही आपका पैसा वापस कर दिया। ठीक है, तो 3 साल में ही वापस कर दिया, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ गया? YTC, क्योंकि मैच्योरिटी की जगह अब टाइम कितना हो जाएगा? 5 साल की जगह 3 साल, और रिडम्पशन वैल्यू जो 5 साल पे मिलनी थी, वो जो भी वैल्यू मुझे 3 साल पे मिलेगी वो हो गया मेरा रिडम्पशन वैल्यू, क्योंकि अब रिडीम कितने सालों में हो रहा है? 3 सालों में। वैसे ही होता है YTP, यील्ड टू पुट। ये बॉन्ड जो होल्डर होता है ना, उसके पास ऑप्शन होता है। आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ 5 साल का, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आप बॉन्ड होल्डर हो, मैं बॉन्ड सेलर हूँ, आपके पास ऑप्शन है कि आप कभी भी मुझे बॉन्ड वापस करके मुझसे पैसे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बोला कि 3 साल का एग्रीमेंट था सर, मैं 5 साल का एग्रीमेंट था, मैं 3 साल में कर दूंगा, तो C की जगह क्या हो जाएगा? P, पुट, यहाँ भी P, यहाँ भी P, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। YTC की जगह YTP हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये वाला लिख लो, आप लिखना चाहते हो तो। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड होता क्या है? दैट मीन्स कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड हमने 5 सालों के लिए लिया है, तो हमारा होल्डिंग पीरियड कितना है टोटल? 5 साल। दैट मीन्स कि 5 साल में हमें कितनी रिटर्न होगी कैसे पता चलेगा? पाँच साल में हमें कितनी रिटर्न होगी? रिटर्न कैसे होता है? अगर बॉन्ड खरीदा है तो रिटर्न कैसे होता है? अगर 5 साल के लिए लिया, देखो 5 ईयर्स का टाइम है, 1 साल खत्म हुआ, 2 साल खत्म हुआ, 3 साल खत्म हुआ, 4 साल खत्म हुआ, ये 5वां खत्म हो गया। हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तो हर साल मिलता है। अगर 100 रुपये की बॉन्ड थी और 10% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दैट मीन्स कि 1 साल खत्म होगा तो 10 रुपये एनुअली रिटर्न है, दूसरा साल खत्म हुआ फिर 10 रुपये, तीसरा साल खत्म हुआ फिर 10, फिर 10, 5वां खत्म होगा फिर 10 मिलेगा। जब 5वां खत्म होगा ना, तो बॉन्ड रिडीम होगा। रिडीम होगा तो अगर ये क्वेश्चन कहता है कि पार पे रिडीम हो गया, तो 100 का यहाँ 100 ही मिलेगा। अगर क्वेश्चन कहता है 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो 100 का 110 मिलेगा। अगर कहता है कि डिस्काउंट पे रिडीम होगा 10%, तो 100 का 90 मिलता। यहाँ पे प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो। दैट मीन्स कि आपने जितना टाइम बॉन्ड को होल्ड करा ना, उस टाइम में आपको कितना रिटर्न हुआ। आपने टोटल कितना टाइम होल्ड किया? 5 साल। 5 साल में इंटरेस्ट कितना हुआ? ये होता है इंटरेस्ट प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100। P1 होता है प्राइस
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर P1 होता सॉरी P0 होता है प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड P1 होता है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया 10, 20, 30, 40, 50, तो इंटरेस्ट हो गया 50 प्लस प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था 110 माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 100 अपॉन में प्राइस एट द P0 है प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 100। तो टोटल आपको अर्निंग कितनी हो गई 60%। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना रहा 60% का होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहा। बात समझ में आ गई। दूसरा हमने एक और सीखा था कि अगर हमें कंपेयर करना हो, ये क्लियर है ना सबको? ठीक। दूसरा हमने एक और सीखा था कि देखो यहाँ पे होल्डिंग पीरियड 5 ईयर्स का था, 5 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड था, तो हमें रिटर्न कितना परसेंट मिल रहा था 60%। अगर कहीं पे 6 ईयर का रिटर्न हो जाए, है ना, कहीं पे 10 ईयर का रिटर्न 10 ईयर की होल्डिंग पीरियड हो जाए, कहीं पे 12 ईयर की होल्डिंग पीरियड हो जाए, तो अगर कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं कहूँ कि 5 साल में 60% रिटर्न देता है और अगला एक है जो 2 साल में ही 60% रिटर्न देता है, कौन सा बेटर है? आप बोलोगे 2 साल वाला, क्योंकि वो कम टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर ऐसे ऐसे मल्टीपल न्यूमेरिक फैक्टर्स हो जाएंगे तब तो एक बताना पाना डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कह दूंगा ना कि 5 साल में 60% देता है तो डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा 1 साल का कितना है। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि जब कंपैरिजन करना हो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे पर एनम रिटर्न गिवन होगा तो ज़्यादा सूटेबल होगा, है ना। तो पर एनम रिटर्न निकालने के लिए हम कैलकुलेट करते थे इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न, आपको याद होगा, है ना। इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न करा है, उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न ब्रैकेट में 1/t पावर में 1/t माइनस 1। याद है आपको? ये ऑनलाइन लेक्चर भी है उसका। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला है 1 प्लस इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न का फॉर्मूला होता है 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न पावर में 1/t माइनस 1। क्लियर है? वेयर एज t इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक जिसको डाउट हो ना, यूट्यूब पे जाओगे BBA SOL पे, उस पे यूट्यूब चैनल पे इसके लेक्चर हैं मेरे वाले, उस पे देख लेना इफेक्टिव एनुअलाइज वाला। चलो आगे चलें। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व इन बॉन्ड। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते होंगे? सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखो बॉन्ड एक ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होता है और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा रिस्क है।
आपने किसी से बॉन्ड ले लिया और एग्रीमेंट कर लिया एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का। सपोज मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे 10% पर एनम मिलेगा। अभी मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ के 15% हो गया, आपको तो कंसिस्टेंट 10% ही मिल रहा है, तो एक रिस्क फैक्टर है। वैसे ही रिस्क फैक्टर बायर के लिए भी है, वैसे ही रिस्क फैक्टर सेलर के लिए भी है। सेलर भी बाउंड हो जाएगा 10% देने का, और मार्केट रेट गिर गया 8% हो गया, तो उसको भी नुकसान हो रहा है। तो एक फैक्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्लियर है? थ्योरेटिकली मैं सारा लिखवाऊंगा नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा मैटर स्टडी मटेरियल में। दूसरा आता है इन्फ्लेशन रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क समझते हो? इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं आप? महंगाई। एक हमने ना क्लासमेट वाला एग्जाम्पल लिया था, नोटबुक वाला, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि महंगाई ना ओवर द टाइम बढ़ जाती है, बट हमारी वैल्यू जो होती है पैसों की वो नहीं बढ़ पाती है। अगर एक क्लासमेट का नोटबुक है, 5 साल पहले हम आते हैं तो ये 100 रुपए का था, नोटबुक है ये 100 रुपए का था 5 साल पहले। अभी अब जब 5 साल इधर जाते हैं ना तो ये 110 का हो गया। क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गई। अगर ये 100 रुपए आप अपने पास कैश में रखते, ठीक, गुल्लक में डाल दिया या वॉलेट में पड़ा हुआ है या घर पे पड़ा हुआ है, अब 5 साल के बाद ये नोटबुक लेने जाते तो आपको मिलता नहीं, क्योंकि इस 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रही, क्योंकि 10% से मार्केट इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। तो जो 100 रुपए वाले गुड्स थे ना वो अब 110 में मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जो रिटर्न होता वो एटलीस्ट 10% तो मिलता ही मिलता, तब जाके हम पार पे आ पाते। कहीं इन्वेस्ट करते जिस पे रिटर्न होता कितना, 10%, तो हमें 5 साल के बाद 110 मिल जाता, तो हम पार पे होते, मतलब जैसे यहाँ पे थे वैसे वहाँ भी होते, तब ये नोटबुक खरीद लेते। क्लियर है? बट मैं चाहूँगा कि हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। तो जहाँ पे रिटर्न 15% मिले या 11% मिले, अगर 15% मिलता रिटर्न तो हमें कितना मिल जाता? 115 रुपये। तो हमने क्या किया, 110 वाली नोटबुक भी खरीद ली और 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा भी कमा लिया। समझ रहे हो बात? तो इन्फ्लेशन रिस्क है ना, परचेजिंग पावर रिस्क है कि अगर आप कहीं बेकार जगह इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और हमेशा परचेजिंग पावर बढ़ानी है क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता है। अगर मार्केट में कोई रिटर्न है वो कहता है कि हम 10% का रिटर्न देते हैं, 10% का रिटर्न देते हैं, और मार्केट का इन्फ्लेशन रेट है 8%, दैट मीन्स कि वो जो रिटर्न दिखा रहा है वो नॉमिनल रिटर्न है, नाम मात्र का रिटर्न है, विच इज शोइंग 10%, एंड मार्केट इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग ऑन 8%। सो एग्जैक्ट आपको कितना रिटर्न हो रहा है? रियल रिटर्न कितना है? सिर्फ 2% का। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपका जितना रिटर्न था, एक्चुअल रिटर्न था, सॉरी, जितना नॉमिनल रिटर्न था उसमें से इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दिया, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। रियल रेट ऑफ रिटर्न को हम एक्चुअल रिटर्न भी बोलते हैं। तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आ गया? 2%। ये जो एक्चुअल रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है ना, ये अप्रॉक्सीमेट एक्चुअल रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है। जो एग्जैक्ट रियल रेट निकालने का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है? मैं लिखवा भी देता, ये लिखवाया होगा पहले मैंने, इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। -1 है, मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको क्लियर हो जाएगा।
लिखो, इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन है एग्जाम्पल लिखना, इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 11% एंड expected inflation rate is 5% and expected inflation rate is 5%. लिख लिया आपने? अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रॉक्स रियल रिटर्न कितना होगा, 1%. कैसे निकाला आपने? नॉमिनल रेट कितना है, आपको कितना मिल रहा है? 11% माइनस इन्फ्लेशन रेट कितना है? 5%. तो रियल रेट ऑफ रिटर्न अप्रॉक्स कितना है? 6%. अगर एग्जैक्ट वैल्यू में निकालना होगा तो इस फॉर्मूले पे पुट करना पड़ेगा. इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं. वन प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 11.11 लिख लेंगे इसको. 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6%, 0.06 यही होगा ना, -1 कितना आ रहा है? ये बात समझ में आई ना क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि वो परसेंटेज में था, हम यहाँ न्यूमेरिक में लिख रहे हैं. अच्छा, इन्फ्लेशन रेट 5% है, सॉरी, ठीक है. ये तो हमने अप्रॉक्सीमेट रियल रेट ऑफ रिटर्न निकाला है ना. 0.057. अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ तो 5.7% आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है. क्लियर है? 5.7%. अराउंड जितना भी अप्रॉक्सीमेट रियल रेट ऑफ रिटर्न आता है ना, उससे ही सिमिलर आपका एग्जैक्ट रियल रेट ऑफ रिटर्न आता है. तो हमने 2 रिस्क पढ़ लिए बॉन्ड में. पहला कौन सा था? इंटरेस्ट रेट रिस्क. दूसरा क्या था? परचेजिंग पावर रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, कि अगर इन्फ्लेशन हमारे नॉमिनल रिटर्न से ज़्यादा हो जाता तो हमें रिटर्न ना होके एग्जैक्ट में क्या होता? लॉस होता. तीसरा है हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क. डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है? आपने किसी से बॉन्ड परचेज किया और जो बॉन्ड सेलर है, बॉन्ड ओनर है, बॉन्ड इशूअर है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाए. डिफ़ॉल्ट कैसे कर जाएगा? उसने इंटरेस्ट देने के लिए बोला था, इंटरेस्ट दिया ही नहीं, मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा ही नहीं दिया, कह रहा कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई. दैट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और जिस बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? उनको बोलते हैं जंक बॉन्ड. जंक बॉन्ड, ठीक है. तो हमेशा इसीलिए जब भी बॉन्ड खरीदते हैं ना, हम कंपनी देखते हैं, किस कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट क्या है, प्रॉफिट स्टेटस क्या है. तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बॉन्ड में होते हैं. तो एक रिस्क ये भी है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए बॉन्ड इशूअर जो है. क्लियर है? नेक्स्ट है कॉल रिस्क. कॉल रिस्क क्या है? अच्छा, कॉल ऑप्शन होता किसके पास है? आई सेड कि वी हैव 2 ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन किसके पास होता है? बॉन्ड होल्डर के पास होता है. दैट मीन्स कि बॉन्ड होल्डर कभी भी बॉन्ड दे के पैसा वापस मांग सकता है. कॉल ऑप्शन किसके पास होता है? बॉन्ड इशूअर के पास होता है. दैट मीन्स कि अगर मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ, उसको लगता है कि हमें इंटरेस्ट देने में लॉस है, तो वो बॉन्ड अपना वापस मंगवा के आपको पैसा दे के वापस कर सकता है. तो कॉल रिस्क भी है ना, अगर मार्केट की सिचुएशन डिफरेंट होती है तो वो पैसा आपको वापस दे के थोड़ा बहुत और बॉन्ड आपसे वापस ले लेगा. तो ये भी एक टाइप का रिस्क है. अभी टोटल कितने टाइप के रिस्क हमने पढ़ लिए? इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन रिस्क, कॉल रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क. ठीक, एक लास्ट है हमारा लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कि कितना ईजिली हम चीज़ों को कैश में कन्वर्ट कर सके, यही होता है ना. अगर कोई बॉन्ड है और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप तो बाउंड हो जाओगे, कंपनी आपको कन्वर्ट नहीं कर रही है जल्दी से कैश में. दैट मीन्स कि आपकी लिक्विडिटी ब्लॉक हो गई. तो कई सारे बॉन्ड में ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाती है. क्लियर है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि राइट डाउन द रिस्क इन्वॉल्व इन बॉन्ड. तो 5 टाइप के हमने पढ़ लिए. क्लियर है सबको? ठीक.
ये वाला चैप्टर नियर अबाउट ख़त्म है। एक टॉपिक बचता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कि एजेंसीज जो होती हैं वो क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग देती हैं। क्रेडिट रेटिंग किसको देती हैं, कंपनीज को। उस क्रेडिट रेटिंग के बेस पे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं सिक्योरिटी, कौन सा सिक्योरिटी चूज करना चाहिए। एक ना कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पढ़ा था, क्या था वो, उस कंपनी का काम क्या है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। वी हैव टू स्टडी हियर इंडियन रेटिंग एजेंसी। जैसे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वैसे ही क्रिसल इंडिया का है, क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड करके है, ठीक। इनका क्या काम है, क्रेडिट रेट करना, कि कंपनियों की क्रेडिट को रेटिंग करना, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स चूज करते हैं। ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट है। चलो थोड़ा सा हमारे पास आधे घंटे या 20 मिनट बचे, उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद ये यूनिट मेरे साइड से ख़त्म है, यूनिट 1 कम्प्लीटली ख़त्म है। नेक्स्ट ये सबसे लेंदी यूनिट था, इसके बाद जब आएगा वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं। इसके बाद वाले में हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन, दैट मीन्स इक्विटी वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक। क्वेश्चन कर लो, लिखो। एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हैं, नियर अबाउट 20 क्वेश्चन हैं। मैं अभी अराउंड 10 तो करवा ही दूंगा। लिखो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अ ₹1000 बॉन्ड, ₹1000 बॉन्ड कैरिंग कूपन रेट ऑफ 12%। ये जो सारे क्वेश्चन लिखोगे ना आप लोग, ट्राई करना कि जो भी IAPM वाले क्वेश्चन लिखो या जो मैं करवा रहा हूँ उसको एक जगह लिखते जाओ, ताकि आपका कंपाइल्ड रहे। एग्जाम टाइम में एक बार आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन थे, आपका रिवाइज हो जाए, ठीक। अ रुपीज़ बॉन्ड कैरिंग कूपन रेट ऑफ 12% matures in 20 years. The required rate of return is 14%. Calculate value of the bond. Calculate value of the bond. अगर कुछ नहीं बोला तो पार है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता ना तो पार है, जूम कर लेते हैं। और सर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस की क्या जरूरत है, आपको P0 कैलकुलेट करना है ना। हाँ, आपको बताना थोड़े है कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना, आपको सिंपली P0 कैलकुलेट करना है। टाइम ड्यूरेशन इंटू 20 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर, एंड फैक्टर कितने परसेंट से लगेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। हाँ, कूपन रेट 12% है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है, 14%। 20, नहीं तुम हमेशा गलती कर देती हो कैलकुलेशन में। देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 120, अगर 12% है तो 120 हो गया ना 1000 का, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी, वो कितना लिया आपने, 6.623, ठीक। उसके बाद पार वैल्यू है 1000, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.073, तो 867 हाँ 76, हाँ ठीक है। बाकियों का भी आया इतना,
मैं करवाऊँ? आपका आया फर्स्ट बेंच? आ गया? आपका आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, लिखो। अ ₹1000 बॉन्ड, वैसे ही लिख लो, क्रक्स क्रक्स मैं बोल रहा हूँ, सुन के उसके मेन पॉइंट्स जो है ना वो लिख लेना। अ ₹1000 बॉन्ड कैरिंग कूपन रेट ऑफ 12% मैच्योर्स इन 20 years, currently sells at 85%. Clear? Is the bond a desirable investment for मैच्योरिटी पीरियड? अच्छा मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। अ ₹1000 बॉन्ड कैरिंग कूपन रेट ऑफ 12% इन 20 years, क्लियर, एंड करेंटली सेल्स एट 85%। यहाँ तक क्लियर है? Is this bond a desirable investment for an investor having required rate of return is 15%? यहाँ पे बेटा क्या करोगे आप? इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लोगे। अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो परचेज कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। मार्केट प्राइस कितना है इसका? 850। 850। आ गया? 15% है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना, 15% है। कितना आया आपका? 812. So what would you suggest to company whether he should buy or not? No reason? मार्केट प्राइस ज़्यादा है एंड बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। ठीक है, आपका आ गया 812। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई लिखो।
a rupees 1000 bond, carrying coupon rate of 12%, matures in 20 years, currently selling at a premium of 5%. Is this bond a desirable investment for an investor having required rate of return is 11%? Having required rate of return is 11%. Tell me, जल्दी से कर लो इसको. 11%. मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1050. और P0 कितना आ रहा है? 1079.56. So we should buy that bond because market price is less than the intrinsic value of bond. So if we buy this bond, we will be at profitable stage. क्लियर है सबको? सबका आंसर आ गया? आ गया ना? हमें ये बॉन्ड परचेज करना चाहिए क्योंकि मार्केट प्राइस से सस्ते पे मिल रहा है, मार्केट प्राइस में सस्ते में मिल रहा है और उसकी वर्थ ज़्यादा की है. हम तो प्रॉफिटेबल स्टेज पे रहेंगे अगर परचेज करेंगे तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. मिस्टर तिवारी परचेज्ड अ बॉन्ड फॉर रुपीज 900. Mr. Tiwari purchased a bond for rupees 900 with a coupon payment of rupees 150 per annum. 150 per annum. He sold the bond at a price of rupees 1050 after 1 year. What is the holding period return? First question, what is the holding period return? Second, calculate holding period return if the bond is sold for rupees 800. Calculate the holding period return if the bond is sold for rupees 800. दो क्वेश्चन हो गए ना. एक होल्डिंग पीरियड निकालना है जब 1050 का बिक रहा है, दूसरा होल्डिंग पीरियड निकालना है जब आपको 800 में बिक रहा है. होल्डिंग पीरियड रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100.
Interest is common for both the options 150. What's the answer? Sir, 16.7, sir. नहीं, 33.33 for the option 1. In case of 1050 you were getting at the time of redemption. And what about 800? What about 800 at the time of redemption when you are getting 800 rupees? So the holding period return will automatically reduce. Holding period return in case of 800 rupees would be 5.56%. Is it the same answer you are also getting? 5.56%. या थोड़ा सा स्पीड ना बढ़ाओ. आपका आया? दिखाओ. सर ये मैंने यहाँ पे किया है, उसमें हुआ नहीं। फर्स्ट वाला केस हो गया. नहीं सर, फर्स्ट वाला ही तो नहीं हुआ। इंटरेस्ट कितना था? सर 150। 1000 है ना पार वैल्यू? यस सर। सर ये 1010 होगा। 1010 नहीं, 1050 है ना? हाँ 150। तो 200 रुपये हो गया टोटल रिटर्न. सर 5.5 अब करना. एक 1050 है ये, प्लस कितनी हो गई है उसकी P1? सर P1 तो 1050 है। P1 1050 है और P0 कितनी है? 900 रुपये है ना? सॉरी. तो ये कितना हो गया? 150 और हो गया है ना? 300/9 है लास्ट फर्स्ट का और 33.33। ठीक है. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ मैं? चलो. मिस्टर सचिन इज बीइंग ऑफर्ड अ स्कीम in which he has to deposit rupees 18,250 now which will give him year end return of 5,000 each year for the next 5 years. For the next 5 years. Should he accept the offer if the required rate of return is 10% and 12%? दो क्वेश्चन हो गया. एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%. वो कह रहा है कि क्या उसको बैंक में डिपॉजिट करने चाहिए 18,250 रुपये. अगर वो ऐसा करता है तो उसे हर साल 5 साल तक 5-5 हज़ार रुपये मिलता रहेगा. और यहाँ पे मैच्योरिटी की बात नहीं करी है. दैट मीन्स कि इरिडीमेबल डिबेंचर होगा ये. तो मैच्योरिटी वाला फैक्टर नहीं लगाना है, सिर्फ इंटरेस्ट वाला फैक्टर निकाल के बताना है आपको. एक मिनट मैं आपको बताऊं कितना मैंने बोला है, कितना मिल रहा है टोटल? 18,000. अगर वो 18,250 रुपये लगाता है तो उसको 5 साल तक
5-5 हज़ार रुपये मिलेगा, ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, मैच्योरिटी का कुछ नहीं है, यही अमाउंट 5 साल तक मिल रहा है और कह रहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% एंड 12%। आपको बताना है कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, रिडम्पशन नहीं है तो रिडम्पशन वाला पार्ट छोड़ देना। क्लियर है? कितना आया? 5,000 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी लगा दो, कितने परसेंट से? 10% के अकॉर्डिंग। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, बात समझ में आई? मैं बताऊं करके, देखो मैं ना आपसे कहूं कि आप मुझे 1,000 रुपये दे दो और मैं आपको 5 साल में रिटर्न, EMI समझते हो ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आप मुझे 1,000 रुपये दे दो और मैं आपको 5 साल में रिटर्न करूंगा। और 5 साल में कितना करूंगा? 210 रुपये करके 5 बार में करूंगा। 210, 210, 210, 210 एंड 210। मैंने आपको टोटल कितना रिटर्न कर दिया? 1,000 है ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न आपको कर दिया। बट क्या ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? तो मैं क्या करूँगा, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाऊँगा, क्योंकि 50 रुपये तो मुझे 5 साल इकट्ठे करने पे ज़्यादा मिल रहे हैं ना। हो सकता है 50 रुपये की वैल्यू यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे मुझे रिडम्पशन वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, जो भी मिल रहा है मुझे सिर्फ इंस्टॉलमेंट में मेरा पैसा मिल रहा है। वो भी यही बात कह रहा है कि आप 18,250 रुपये उसको दे दो तो 5 साल तक 5-5 हज़ार रुपये देगा। टोटल कितना अमाउंट दे दिया होगा उसने? 25,000। और ये 10% है इसका रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कुछ रिडम्पशन नहीं हो रहा है, मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता था? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी फैक्टर प्लस आरवी। यहाँ पे आरवी तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट है। कितना है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट कितना है? 10% टाइम 5 ईयर्स का। आप बताओ मल्टीप्लाई करके 10 ईयर्स का। 3.791। आप मल्टीप्लाई करके बताना मुझे। 9 एक हो गया, एक ऑप्शन हो गया। ठीक, आप अगर 18,250 रुपये दे रहे हो और उसकी वर्थ कितनी है? 18,000, मार्केट प्राइस इतनी है और आपको भी कितना देना है? तो आप सस्ते में मिल रहा है ना आपको, तो करना चाहिए। अगर 12% की बात कर लें, आप बताना। 3, हाँ ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा P0 इंट्रिंसिक वैल्यू? 18,025 रुपये। 18,025 रुपये आएगा। आपको देना कितना है? 18,250 रुपये। 18,025 रुपये की चीज़ के लिए 18,250 क्यों दोगे? मतलब कि 225 रुपये एक्स्ट्रा देना है। दैट मीन्स कि ये वाला रेट नहीं, 10% वाला करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं बाकी ना स्कैन करके क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप घर पे सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन करवाना तो क्लास में पॉसिबल नहीं है। हाँ, इन्होंने 2 ग्रुप में ऐड कर दिया है, उसमें मैसेज करते रहते हैं ये। अच्छा अच्छा, अभी मुझे बताना कौन सा है।
लिखो वी के अरोड़ा इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड VK Arora is considering investing in bond currently selling at rupees 8785.07, currently selling at rupees 8785.07. The bond has 4 years to maturity, time duration 4 year, ठीक. ₹10,000 face value, ₹10,000 face value and 8% coupon rate. Clear? The next annual interest payment is due. The next annual interest payment is due 1 year from today. 1 year from today. The appropriate discount factor for investment of similar risk is 10%. The appropriate discount factor for investment of similar risk is 10%. पहला पॉइंट में लिखना कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, शुड मिस्टर अरोड़ा परचेज दिस बॉन्ड, ये आपको बताना. इंट्रिंसिक वैल्यू से कैलकुलेट कर लोगे. कैसे बताओगे? अगर मार्केट प्राइस कम होगा और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी तो आप बोलोगे खरीद लेना चाहिए. दूसरा आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड. आप अप्रॉक्स वाईटीएम कर लेना, अप्रॉक्स ही चल जाएगा अभी तक का. चलो फटाक से कर लो, 2 मिनट लगेगा इसमें. मार्केट प्राइस कितना है इसका? 8785.07. क्लियर है? हाँ. मैच्योरिटी कितनी है? 800 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी एट द रेट कितना है? नहीं, रेट बताओ ना. 10%. प्लस रिडम्पशन वैल्यू बोला है कुछ नहीं बोला, तो रिडम्पशन पार पे होगा. दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, 4 years ना. 800 इंटरेस्ट रेट 800 है ना. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी कितना हो जाएगा? 10% का 4 years का 3.169 और 70 सेम है. प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.683 आ जाएगा आपका P0. सर 9,366 ये आ रहा है. अच्छा, मार्केट में कितने का मिल रहा है? मार्केट में 8,000 समथिंग का मिल रहा है. दैट मीन्स मार्केट में सस्ते का मिल रहा है, तो आपको परचेज कर लेना चाहिए इमीडिएटली. आप फायदे में रहोगे. ठीक है, तो आप सजेस्ट कर देना मिस्टर अरोड़ा शुड बाय दिस बॉन्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू इज हायर देन द करेंट मार्केट प्राइस. क्लियर है? वाईटीएम भी आप कैलकुलेट कर लोगे. देखो आ जाओ अप्रॉक्स वाईटीएम
इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट कितना है 800, डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं ना मैं, प्लस आरवी माइनस एनपी, रिडम्पशन वैल्यू इस 10,000 पार पे है, माइनस एनपी कितना है नेट प्रोसीड 8785.07 डिवाइड बाय एन है 4 ईयर ना, अपॉन में 10,000 माइनस प्लस 8785.07 डिवाइड बाई 2, इसको कर दो, YTM आ जाएगा आपका, अप्रॉक्स YTM विच विल बी अराउंड 11.75 11.75%। क्लियर है आपको? नाउ आपके लिए एक होमवर्क है, हमने ये अप्रॉक्स YTM निकाला है, एक्चुअल निकालने के लिए ये लोअर रेट क्या हो गया 11%, हाइयर रेट क्या हो गया 12%, ये आप लेके एक्चुअल निकाल कर ले आना, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है आज के लिए? चलो बुलाना उनको एक बार।